नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं देशित की शुरुआत आज की प्रमुख खबरों के मेन्यू कार्ड से करेंगे। वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। 8 बजे राजनीति के सुपारी किलर और 8:30 बजे देशित में देखिए बर्फीली दीवार की बाधा खत्म। लेकिन उससे पहले देशित की 10 हेडलाइंस। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की धमकी, कहा इंच इंच की खबर रखती हूं, सेंट्रल पुलिस को जाने दो, हम ही रहेंगे यहां पर। उसके बाद क्या होगा, हाथ जोड़ोगे कि सेंट्रल पुलिस को कुछ और दिन छोड़ दो। शोभा मजूमदार की मौत पर गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ममता बनर्जी को लंबे समय तक परेशान करेगा परिवार का दर्द। ममता ने पूछा, यूपी दिल्ली पर चुप्पी क्यों। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। मिदनापुर से असामाजिक तत्वों को बाहर निकालने की मांग की। बाहर के लोग। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका। सीआईडी की रिपोर्ट पर महबूबा मुफ्ती को नया पासपोर्ट देने से इनकार, देश की संप्रभुता के लिए बताया खतरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, पार्षद और एसपीओ की मौत। पार्षदों की बैठक के दौरान आतंकियों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। पिछले 3 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन। सोशल मीडिया के जरिए लगातार मिल रही है डॉक्टर सुभाष चंद्रा को धमकियां। हरियाणा के हिसार में डॉक्टर चंद्रा पर हमले की धमकी। कल भी सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी। कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। ज्यादातर जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का हुआ उल्लंघन। दिल्ली में आज मिले 1900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। कोरोना से जंग में भारतीय सेना का नेपाल फौज को तोहफा, कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज गिफ्ट दी। नेपाली आर्मी ने कहा थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, कट्टरपंथी संगठनों ने मंदिरों और ट्रेनों को बनाया निशाना। अब तक 10 लोगों की मौत। आज पूरे देश और दुनिया में होली का त्योहार मनाया गया, लेकिन आज बंगाल की राजनीति में हिंसा की होली की बात हो रही थी। आज के दिन ही बंगाल में 85 साल की एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस बुजुर्ग का नाम है शोभा मजूमदार। आरोप है कि शोभा को 1 महीने पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा था, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला का बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। बुजुर्ग ने मौत से पहले खुद कहा था कि कुछ लोगों ने उसकी और उसके बेटे को बुरे तरीके से मारा, पिटाई की। लेकिन 1 महीने पहले हुई इस क्रूर घटना पर ममता बनर्जी और टीएमसी चुप रही। और आज जब 85 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई तो दीदी पूछती है कि बीजेपी को बंगाल की सिर्फ यही घटना क्यों दिखाई देती है। लेकिन देशित में सवाल ये कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये कौन से सुपारी किलर हैं जिनकी वजह से बंगाल में लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। Would condemn this politicization of death by the BJP leaders. पश्चिम बांग्ला में आज होली का रंग सिर्फ लहू का रंग से रंजित हो गए हैं। शोभा की मौत या राजनीतिक मर्डर, बेटी राज में मां असुरक्षित। ये बंगाल की उस मां की शव यात्रा है जो राजनीति के हिंसा मॉडल की बलि चढ़ गई। ये शव बंगाल की उस बुजुर्ग मां का है जिसकी करीब 1 महीने पहले तस्वीरें वायरल हुई थी। चेहरा जख्मी था, चोट के निशान थे और आंखें सूजी थीं। आरोप है कि 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजूमदार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा था, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करने वाले उनके बेटे गोपाल को मारना चाहते थे और उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की थी। बंगाल में राजनीति के जिस रक्त चरित्र की वजह से शोभा शमशान पहुंच गई, वो उन्होंने 27 फरवरी को देखा था। आरोप है कि कोलकाता के करीब उत्तरी दमदम इलाके में टीएमसी के कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर में जबरन घुसे। उन्होंने गोपाल और उनकी 85 साल की मां शोभा मजूमदार को बर्बरता से पीटा। इसके बाद खुद शोभा ने बयान दिया था। बदमाशों की संख्या 3 से 4 थी
और उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। हमें पीटा गया क्योंकि मेरा बेटा बीजेपी के लिए काम करता है। मैंने शोर मचाया तो उन्होंने मुझे गालियां दी। उन्होंने मुझे धक्का दिया, सिर और गर्दन में मारा। शोभा इस हमले के बाद अस्पताल में रही और करीब 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था तब ये कहा गया था जरूर कि उनको एक्सटर्नल इंजरीज है और साथ में इंटरनल कुछ हेमोरेज भी है, तो तब तो बिल्कुल साफ हो गया था कि उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन जहां तक कॉज ऑफ डेथ की बात है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार उनकी मौत क्यों हुई, क्योंकि लगभग 1 महीना जो है वो अस्पताल में थी। 4 दिन पहले डिस्चार्ज हुई और इस ग्राउंड पर डिस्चार्ज की गई थी कि अब वो रिकवर कर रही है और वो घर जाने के लिए बिल्कुल फिट है। बंगाल की इस बुजुर्ग की मौत पर अमित शाह ने कहा, ये मौत टीएमसी और ममता बनर्जी को लंबे वक्त तक परेशान करेगी। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार जी के निधन पर क्रोधित हूं। उन्हें टीएमसी के गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था। उनके परिवार का दर्द और घाव लंबे समय तक ममता दीदी को परेशान करेगा। बंगाल हिंसा मुक्त भविष्य के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी बहनों और माताओं के लिए एक सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब सारी हिंसा, ये सब 2 मई तक रहेगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। बंगाल पुलिस ने शोभा मजुमदार की पिटाई के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन करीब 1 महीने बाद शोभा की मौत बंगाल की रक्त चरित्र वाली राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल है। जब टीएमसी कार्यकर्ता पर शोभा की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा तो ममता खामोश रही। दीदी एक बुजुर्ग की राजनीतिक कारणों से पिटाई के आरोप पर कुछ नहीं बोली, लेकिन जब शोभा की मौत से बंगाल में आक्रोश बढ़ने लगा, जब बीजेपी इसे बंगाल की हिंसा वाली राजनीति का मुद्दा बनाने लगी, तो दीदी बोल पड़ी। ममता ने शोभा की मौत पर कहा, बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है, तখন की अमित शाह मुझे लुको प्लास्टर दिए बंगाते। शोभा की मौत पर टीएमसी ने यह भी दावा किया कि उनकी मौत पिटाई नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई है। Would condemn this politicization of death by the BJP leaders. Let Shobha Majumdar's soul rest in peace. And let there be no repercussions of this incident, which did not happen due to any physical fight. The lady died of old age and illness. हिंसा की राजनीति में शोभा मजुमदार का स्वर्गवास हो गया। खुद को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता के राज में बंगाल की बुजुर्ग मां राजनीति की क्रूरता और राजनीतिक संवेदनहीनता का चेहरा बन गईं। एक बुजुर्ग की मौत पर राजनीति का खेला चल रहा है। ये खेला दीदी अपने अंदाज में खेल रही है और बीजेपी अपने अंदाज में। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब हम आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकी वाली भाषा सुनवाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद जब केंद्रीय फोर्सेस चली जाएंगी तो फिर देख लेना, चुनाव के बाद तो वही आएंगी, फिर वो देख लेंगी। ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में कहा। ममता बनर्जी ने रोड शो और रैली में ये बात कही और यही प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने धमकी दी। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর तो आज ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही हैं। ममता ने आज नंदीग्राम में कहां-कहां प्रचार किया और बीजेपी ने उन्हें कैसे घेरा, इस रिपोर्ट से समझिए। बीच में ममता बनर्जी का व्हीलचेयर और चारों ओर हजारों लोगों की भीड़। ये तस्वीर नंदीग्राम की है, जहां न सिर्फ राजनीतिक पारा गर्म है बल्कि गर्मी भी नेताओं के पसीने छुड़ा रही है। नंदीग्राम जीतने के लिए आज 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ममता बनर्जी यहां की सड़कों पर लोगों से वोट मांग रही थी।
गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ममता बनर्जी को बार बार पसीने आ रहे थे। उन्हें लू न लग जाए, इसके लिए थोड़ी देर के लिए तौलिए को सिर पर रख लिया। लेकिन जहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, वहां गर्मी नहीं देखी जाती। शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर लंबे रोड शो को 15 किलोमीटर लंबा कर दिया। नंदीग्राम में पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जो है इस गांव-गांव में घूमकर प्रचार कर रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर व्हील चेयर पर पहुंची है और जो है रेयापाड़ा जो गांव है, यहाँ पर अंदर घुस के आप देखिए कितनी संकरी गलियां हैं। यहाँ पर छोटा सा गांव है और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, ये उनका काफिला आता हुआ। तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो यहाँ के नेता है वो भी इस पदयात्रा में मौजूद है। रोड शो के अलावा ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में कई सभाएं भी की और हर सभा में ममता के निशाने पर अधिकारी परिवार था। नंदीग्रामे যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 দিন পরে ঢুকেছে এসে, যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা ভূমি আন্দোলনে আপনাদের উপর অত্যাচার করলো, 24-25 জন মানুষ খুন করলো, আজকে তারা বিজেপির নেতা আর গদ্দার তাদের নেতা। ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए आज शुवेंदु अधिकारी भी तैयार थे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता की भाषा को लेकर उन्हें घेरा, पूछा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना कितना सही है। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को है हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूँ और कथार उत्तर देव ना बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बोली। ममता बनर्जी ने आज फिर से भगवा पर निशाना साधा और अधिकारी परिवार से कहा कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। আমরা স্লোগান দিয়ে বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে, আর ওরা বলে ওই বিজেপি গুন্ডাগুলো হরে কৃষ্ণ হরি হরি পেছন থেকে ডাকাতি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি পেছন থেকে লুট করি। আর হঠাৎ করে গেরুয়া একটা ড্রেস পরে কপালে ত্রিপট লাগিয়ে সেটা কত বড় মহাপুরুষ হয়ে গেছে। বাপরে বাপ, একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এটা ममता आज सिर्फ इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग भूमिपुत्र बनकर घूम रहे हैं उन्हें भूमिपुत्र किसने बना दिया। তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই? তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয়, তুই তো দালালি করে গেছিস। সিপিএম এর সাথে বাবা সিপিএম এর দালালি করেছিস, বিজেপির সাথে বিজেপির দালালি করেছিস। কি দিনই তোকে ইরিগেশন মিনিস্টার করেছি, তোকে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছি তোর বাবাকে, তোকে দীঘা তমলুক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করেছি। আর বড় বড় কথা। ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पर हमला बोलती रही तो शुवेंदु तुष्टीकरण को मुद्दा बनाने में लगे हैं। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टीकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। शुवेंदु अधिकारी के ऐलान को बीजेपी महासचिव ने आगे बढ़ा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संभव है कि बीजेपी सभी सीटें जीत जाए। मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी मजबूत है। ऐसे में ममता बनर्जी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए लगातार 1 तारीख तक जब नंदीग्राम में चुनाव होगा जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ इसी तरीके से दिन में 4-4, 5-5 रैलियां करके चुनाव प्रचार करेंगी और इसके बाद ही ममता बनर्जी बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जहां पर अगले जो है कुछ फेजेस में मतदान होगा वहां पर 1 तारीख के बाद ही जाएगी नंदीग्राम का चुनाव निपटाकर। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।
महाराष्ट्र में भी सियासत गर्म है। खासकर अमित शाह और शरद पवार की कथित मुलाकात ने बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक तरह तरह की खबरें उड़ने लगी है। अहमदाबाद में एक उद्योगपति के घर शाह और पवार की कथित मुलाकात को लेकर राजनीतिक अनुमान लगाए जा रहे हैं। सियासी मतलब निकाला जा रहा है और दोनों ही राज्यों में इसके असर का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि ना तो एनसीपी मानने को तैयार है, ना ही बीजेपी कह रही है कि मुलाकात हुई। राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि शाह पवार की कथित मुलाकात महाराष्ट्र में नया खेला कर सकती है। एक तरफ हिंदुस्तान की राजनीति का सुपर सियासी चेहरा, नाम है शरद पवार। दूसरी ओर न्यू इंडिया का पॉलिटिकल चाणक्य, नाम है अमित शाह। इन दो चेहरों को एक मंच पर या एक टेबल पर बैठे शायद ही आपने कभी देखा हो। शायद यही वजह है कि इनकी एक मुलाकात की खबर मात्र से हिंदुस्तान की सियासत में हलचल है। अहमदाबाद में अमित शाह और शरद पवार की कथित मुलाकात के मकसद और मायने समझने से पहले जो चर्चाएं गर्म हैं, उसमें दो बड़ी चर्चा है। एक फ्लैश पॉइंट महाराष्ट्र है और दूसरा बंगाल। पवार और शाह की कथित मुलाकात का राजनीतिक अनुमान इन्हीं दो राज्यों के हालात को लेकर लगाया जा रहा है। और यह अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, उसके कारण समझिए। शाह पवार की कथित मुलाकात को लेकर अमित शाह कहते हैं कि सारा खुलासा जरूरी नहीं है। एनसीपी तो मुलाकात की खबरों को ही खारिज कर रही है और शिवसेना कहती है कि अगर मिल भी लिए तो क्या हुआ। वैसे इस पूरी खबर पर दो जरूरी सवाल थे। पहला कि पवार और शाह की मुलाकात अहमदाबाद में हुई या नहीं हुई। दूसरा, मुलाकात हुई तो क्यों हुई। अमित शाह मुस्कुराते हैं, कहते हैं सब पब्लिक को नहीं बताऊंगा। सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। मतलब ना तो अमित शाह ने मुलाकात की खबरों को सिरे से नकारा और ना ही शिवसेना ने मुलाकात को लेकर चल रही खबरों पर कुछ ऐतराज जताया। मुलाकात हुई है या नहीं हुई है किसी को पता नहीं। जैसा आप लोग भ्रम फैला रहे हो, अगर मुलाकात पवार साहब ने और अमित शाह जी में हुई है तो ठीक है, उसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन एनसीपी शुरू से ही इस पूरे प्रकरण पर पर्देदारी करती दिखी। एनसीपी तो मुलाकात की बात मानने तक को तैयार नहीं। पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। अब एनसीपी के ना नुकुर वाले रुख के पीछे जो वजह देखी जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि समझिए। सचिन वजह कांड और अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ के वसूली के आरोप एनसीपी पर हैं। दबाव शिवसेना झेल रही है। शिवसेना के लिए तो पूरी सत्ता दांव पर है। एनसीपी नेता की करतूत के दबाव में शिवसेना ने तो अपने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर तक कह दिया है। और 3 दलों की इस सियासी सिर फोटोवल के बीच बीजेपी को अपर हैंड खेलने का मौका मिला है। इस गेम का एक चैप्टर अहमदाबाद में भी लिखा गया लगता है। शाह पवार की कथित मीटिंग का सेंटर पॉइंट महाराष्ट्र को माना जा रहा है। मौजूदा हालात में यह सही भी लगता है, क्योंकि वजह देशमुख कांड में एनआईए की जांच के बाद हो रहे खुलासे महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक दिख रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो घटनाएं हुई, उससे शक बढ़ता है कि कहीं अहमदाबाद वाली मीटिंग के तार बंगाल चुनाव से तो नहीं जुड़े हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शाह और पवार की कथित मुलाकात का खुलासा होने के बाद अचानक शरद पवार के बीमार होने की खबर आई। पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एनसीपी ने दावा किया कि पवार बीमार है, सर्जरी की जरूरत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवार साहब को एब्डोमेन में तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया और उन्हें गॉल ब्लैडर में कुछ तकलीफ है, जिसको ऑपरेशन करना जरूरी है।
वैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन शरद पवार के बीमार होने के बाद बंगाल में उनके सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शरद पवार का 1 अप्रैल से शुरू होने वाला 3 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया है। पवार इस दौरे में बीजेपी के खिलाफ कई रैलियां करने वाले थे, ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले थे और टीएमसी भवन में तृणमूल कार्यकर्ताओं की सभा भी करने वाले थे। मतलब शरद पवार अब बीजेपी के खिलाफ और ममता बनर्जी के समर्थन में कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अहमदाबाद वाली कथित मुलाकात का कनेक्शन बंगाल चुनाव से भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज होली का त्योहार है। कोरोना काल में ये पहली होली है। कहीं पर लोगों में कोरोना का डर दिखा तो कहीं बिल्कुल भी नहीं दिखा। अयोध्या, मथुरा और काशी से लेकर गोवा तक लोगों ने आज कैसे होली मनाई, देखिए देश की होली। इस बार अयोध्या में रामलला की होली सबसे खास थी। रामलला को खादी का सफेद कपड़ा पहनाया गया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी सफेद खादी वस्त्र पहनाया गया। अस्थाई मंदिर में शिफ्ट होने और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद यह रामलला की पहली होली है। पिछले साल 25 मार्च को भगवान राम अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किए गए थे और पिछले साल 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का उल्लास जमकर दिखा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कान्हा के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। पूरे जोश के साथ लोगों ने होली तो खेली, लेकिन यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। होली के रंग में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। होली की मस्ती वाराणसी के घाटों पर इस बार कम देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइंस के चलते घाटों पर धारा 144 लगाई गई थी, जिसकी वजह से कम संख्या में लोगों ने घाटों पर जाकर होली खेली। उज्जैन में भगवान महाकाल ने भी अबीर गुलाल से होली खेली। पुजारियों ने भगवान महाकालेश्वर का गुलाल से श्रृंगार किया। इसके बाद उनकी विशेष आरती भी की गई। कोरोना काल में होली सावधानी के साथ खेलने की गाइडलाइंस थी, तो कुछ मेडिकल छात्रों ने पीपीई किट पहनकर एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, जहां कुछ मेडिकल छात्रों ने पूरी सुरक्षा के साथ होली खेलने की ये तरकीब निकाली। देश की सरहदों पर तैनात जवानों ने भी होली का त्योहार मनाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी नाच गाकर होली का जश्न मनाया। गोवा की राजधानी पणजी में भी रंगों की बौछार देखने को मिली। यहाँ समंदर के किनारे लोग होली खेलते दिखे। हिमाचल प्रदेश की मनाली की होली देखिए। यहाँ घूमने आए सैलानियों ने जमकर होली का आनंद लिया। होटल और कॉटेज में ही सैलानियों के लिए रंग से खेलने के इंतजाम किए गए थे। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने अबीर गुलाल की जगह फूलों के साथ होली खेली। पतंजलि योग पीठ में होली मिलनोत्सव का आयोजन किया गया था। असम के गुवाहाटी में होली की कुछ ऐसी धूम दिखाई दी। सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी इस उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थानी पगड़ी पहन रखी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के इटावा में अपने परिवार और समर्थकों के साथ होली मनाई।
अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपने समर्थकों पर अबीर गुलाल की जगह फूल बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरा देश होली मना रहा है, लेकिन देश के जवान पर्वतों से टक्कर ले रहे हैं और इन्हीं हिमवीरों की बदौलत हम हिफाजत से हैं। आज हम आपको पर्वत पराक्रमियों की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको गर्व होगा। आज हम आपको बर्फों की एक दुनिया में ले चलते हैं और ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कैसे भयानक मौसम की चुनौतियों से लड़कर भारत माता के सपूतों ने पहाड़ पर विजय हासिल की। कैसे -30 डिग्री की ठंड, 16,000 फीट की ऊंचाई और रोज आने वाले एवलांच से लड़ते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने हाईवे तैयार कर डाला। चलिए जी न्यूज के साथ मनाली ले हाईवे। आओ आराम से आओ। बर्फों की दुनिया की एक कहानी, जहां जंग बर्फों के पहाड़ से है, जहां 15 फीट से 40 फीट तक जमी बर्फ की परतें हैं, जहां बर्फीले पहाड़ पर दुर्गम रास्ते हैं। रहो बीच बीच में, आराम से। जरा संतुलन बिगड़ा और खेल खत्म। पहाड़ की तरफ झुको। पहाड़ी को दबा के पैर रखना है सबने। हाँ, पहाड़ी की तरफ झुक के आना है। दाएं हाथ में ज्यादा भारी वाला सामान मत रखना। गुड। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर जहां फेफड़े एक एक सांस के लिए तरसते हैं। जी। आओ। कोई दिक्कत नहीं, सांस लेते रहो बीच बीच में, नीचे मत देखना। जहां -10 से -30 डिग्री का तापमान खून ही नहीं, हड्डियां भी जमा देता है। आ जाएगा सारा सामान। ये पहला स्टेप पार हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अभी मेन आगे है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये हिम पर्वत को चीरकर हिंद पुत्रों ने बना डाला है पराक्रम पथ, और इसी रास्ते को बनाने में आई चुनौतियों और पराक्रम की कहानी जी न्यूज आप तक पहुंचाने वाला है, जिसे समझने के लिए आपको पहले ये रूट मैप देखना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह को जोड़ती है। इसी रूट पर आज आप मनाली से बारालाचा दर्रे तक के सफर पर चलिए। हमारे सफर की शुरुआत मनाली से होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान और अफसर उस रास्ते का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसे तय वक्त से 2 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया है, और इन्हीं जवानों के साथ इस सफर पर मौजूद है जी न्यूज की टीम। अटल टनल पार करते ही बर्फ के पहाड़ दिखने लगते हैं। हम दुनिया की सबसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरने वाली सड़क के रोमांचकारी सफर पर थे। हमारे दोनों ओर पहाड़ थे। कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद छोटी छोटी बिल्डिंग्स और होटल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर सड़क पर दिखता है एवलांच। जवानों के साथ मिलकर जी न्यूज संवाददाता ने भी सड़क पर आए मलबे को हटाया और फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हिचकोले खाती हुई जिप्सी आगे बढ़ी। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर से गुजरने वाली मनाली लेह नेशनल हाईवे पर स्नो क्लियरेंस के अंजाम को पूरा करना काफी चुनौती भरा रहता है।
आज जी मीडिया की टीम मनाली से सरचू की ओर निकली है और इस बीच क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस स्नो क्लियरेंस के दौरान जो है वो मिलते हैं, वो हमारी इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार मिशन रोहतांग पास के अलावा जो है मिशन बारालाचला पास जो है वो क्यों किया गया है, क्योंकि बारालाचला पास को जो है वो बहाल करने के बाद मनाली से ले जो है वो एक बार फिर से इस बार रिकॉर्ड टाइम से पहले जो है वो कनेक्ट होने जा रहा है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच हमारा काफिला तेजी से बढ़ता जा रहा था। बीआरओ ने ये सड़कें इतनी शानदार बनाई हैं कि हम कभी बर्फ के मैदान के बीच से गुजर रहे थे, कभी बर्फ की गलियों के बीच से गुजर रहे थे। मनाली लेह मार्ग पर पटसू में क्या कुछ मौजूदा तस्वीर है ये भी जरूर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बर्फबारी के बाद जब स्नो क्लियरेंस की जाती है तो कई सारे ऐसे एवलांच पॉइंट आते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती जो है इस स्नो क्लियरेंस के लिए रहती है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ से जो है एवलांच जिस कदर जो है इस सड़क पर आता है और होते हुए जो है ढलान की तरफ चला जाता है, तो इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर जो है वो रहती है। होता है लगभग 30 से 40 फीट की स्नो गैलरी जो है वो देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में स्नो क्लियरेंस को जो है फिलहाल 38 BRDF के जवान जो है वो अंजाम दे चुके हैं। ऐसे ही मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए हम करीब 150 किलोमीटर से अधिक का रास्ता पार कर चुके थे। अब हम जहां पहुंचे वो इलाका दीपक ताल के नाम से जाना जाता है। ये जो सामने बर्फ से ढका हुआ इलाका देख रहे हैं ये एक छोटी झील है जिसका नाम दीपक ताल है। तो दीपक ताल जो है वो अब भी पूरी तरीके से जो है वो जमी हुई है। हालांकि जैसे जैसे आगे जो है समय बीतेगा और अप्रैल महीने के बाद जो है तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी तो ये झील जो है वो जो इसका आकार भी बढ़ जाएगा और फिलहाल यहाँ पर ठंड किस कदर है वो देखी जा सकती है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे है, तो यानी कहीं ना कहीं इस खूबसूरत सा जो ये दिखने वाला इलाका है यहाँ पर जो किस तरीके की चुनौती और कितनी ठंड यहाँ पर रहती है और ऐसे कंडीशंस को पार करके, ऐसी कंडीशंस और चुनौतियों को पार करके जो है 38 BRDF के जवान जो हैं वो इस मार्ग बहाली में जुटे रहते हैं। हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान से देखने पर लगता था बर्फ की सफेद दुनिया में हम रास्तों की भूल भुलैया में घूम रहे हैं। हम जैसे जैसे बारालाचा दर्रे की ओर बढ़ रहे थे, मौसम खराब होता जा रहा था। कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब हमारी टीम बारालाचला पास पर पहुंच चुकी है और यहाँ की ऊंचाई जो है वो 16,000 फीट की ऊंचाई को पार कर जाती है। ऐसे में मिशन बारालाचला पास पर जो है किस तरीके की कंडीशंस रहती है वो मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए कि यहाँ पर मौजूदा तस्वीर देखकर बयां किया जा सकता है कि क्या कंडीशंस यहाँ पर रहती है। हालांकि दिन के समय जब शुरुआत हुई थी सुबह में तो यहाँ पर मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है लगातार जो है मौसम खराब यहाँ पर होता है और इस वक्त बर्फबारी का दौर जारी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो तापमान की अगर मैं बात करूं तो 0 से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है और ऐसी कंडीशंस में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो जवान हैं वो यहाँ पर डटे रहते हैं। इन इलाकों में अमूमन मई जून तक ही रास्ता खुल पाता था, लेकिन इस बार बीआरओ के जवानों ने जान जोखिम में डालकर भी प्रोजेक्ट दीपक और प्रोजेक्ट हिमांग को वक्त से पहले पूरा किया है। वो हमने इसलिए बारालाचला को अहमियत दी क्योंकि रोहतांग टनल बनने की वजह से रोहतांग दर्रा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही और हमारा मकसद था कि लेक को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने 2 अटैक पॉइंट बनाए थे। सरचुग में हमने इक्विपमेंट को पहले ही बर्फ़बारी शुरू होने से नवंबर में पहले ही रख दिया था और उसके स्टॉकिंग, फ्यूल, राशन सब हमने पहले ही स्टॉक किए थे। सरचुग की टीम को हमने एयर इंडक्शन से इंडक्ट करना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से हम उन्हें नहीं इंडक्ट कर पाए, सिर्फ रेकी ही कर पाए।
फिर फाइनली हमने एक डिसीजन लिया कि सरचू की टीम को हमने पैदल भेजने की योजना बनाई, डबल शिफ्ट में काम किया। देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो वेदर ही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो की हाइट होती है, हाइट ऑफ कट बहुत ज़्यादा होता है और अगर हम काम जल्दी भी शुरू कर दें तो भी अवलांचेस आने का खतरा रहता है। दाएं हाथ में ज़्यादा भारी वाला सामान मत रखना। कुदरत की तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए प्रोजेक्ट दीपक में शामिल जिन 6 जवानों की टीम ने अदम्य पराक्रम दिखाया, हमने उनसे भी बात की। हम लोग 14 दिन पहले यहाँ से मार्च करना स्टार्ट किए और हम लोगों को यहाँ पर रोड जल्द से जल्द खोलना था। हम लोग 2 जगह से यहाँ पे अटैक करना चाहते थे, तो इस बार हमारा हेली इंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही यहाँ से मार्च करेंगे। मतलब हमने 11 मार्च को फर्स्ट स्टार्ट किया तो उस टाइम हम सफल नहीं हो पाया पहला, फिर सेकंड टाइम पे भी किया, उस टाइम पे भी नहीं हुआ, मगर थर्ड टाइम पे हम लोगों ने इसको सही से सक्सेसफुल इंडक्ट कर लिया। हमें 2 दिन यहाँ पर आने में लगे। ऑलरेडी यहाँ पे मशीनें खड़ी थी, उसको हमने स्टार्ट किया और लकीली सब कुछ स्टार्ट जल्दी हो गया। 12 घंटे के सफर के बाद अब हम सरचू सीमा पर पहुंच चुके थे। अब हम हिमाचल की सीमा को छोड़कर यूटी लद्दाख में पहुंच चुके थे। सरचू में ब्रिगेडियर अपने जवानों से मिले। उन सबको गिफ्ट दिया, हौसला अफजाई की और शाबाशी भी दी। जवान कामयाबी में खुश होकर नारे लगा रहे थे। बॉर्डर रोड की जय, बॉर्डर रोड की जय, बॉर्डर रोड की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किलोमीटर 131 और किलोमीटर मौके पर लद्दाख के लेह एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ब्रिगेडियर ने नारियल तोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया और फिर रसद, पानी और जरूरी सामानों वाले ट्रक का पहला कॉन्वॉय रवाना किया गया। बर्फ ज़्यादा है सर, पर हमारी आर्मी और बीआरओ ने बहुत हेल्प की है। हम आर्मी और बीआरओ की हेल्प के साथ जहाँ तक पहुँचे हैं। खतरा भी है ना, वो बाद में बर्फ बहुत है सर, मौत का भी खतरा है इसमें, जान की बाजी लगा लो सर। 5वें महीने में आता है सर, इस बार मार्च में ही आ गया जी। 5वें महीने में लास्ट को पड़ते हैं हम इधर को। फिलहाल ये सड़क सेना के इस्तेमाल के लिए तो खुल ही चुकी है। आम लोगों और पर्यटकों के इस्तेमाल के लिए भी ये सड़क खोली जा चुकी है। लेकिन बीआरओ की सलाह है कि मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटक पहाड़ी रास्तों के खतरे और चुनौतियों का ख्याल रखें और सावधानी जरूर बरतें। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, बारालाचा, हिमाचल प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.